बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। 90 की दहाई में महंगाई हुई और महंगाई ऐसी बढ़ी कि जिसका ऐसा लगता था कि हर दौर में, जैसे कहा गया पाकिस्तान में कि नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो हर वक्त जो पाकिस्तानी हैं वो नाजुक दौर से ही गुजरते रहे। 90 की दहाई में ख़ास तौर पर बिजली का बहरान आया और उसके बाद बढ़ता ही चला गया। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और वो मुल्क है जहाँ पर गैस के भी ज़खायर मौजूद हैं और हमारे पास ब्लैक गोल्ड जिसको कहना चाहिए कोयला भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद हमारे कुदरती ज़खायर को उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि बाहर की कंपनीज को दे दिया गया। यहाँ के लोग अगर चाहते, यहाँ के सियासतदान अगर चाहते तो उसको खुद इस्तेमाल कर सकते थे और उसमें कोई ना कोई ऐसे प्लांट लगा सकते थे कि मुल्क की बेहतरी होती। मेरी ज़मीन तो वो ज़मीन है जिसके समंदरों में भी सोना निकलता है, लेकिन उसके बावजूद हमने बाहर की कंपनीज को वो जगहें अलॉट कर दी और वो वहाँ से निकाल के लेके जाते हैं। मेरा मुल्क वो मुल्क है जहाँ पे मार्बल निकलता है, लेकिन उस मार्बल को भी हम ठीक करके नहीं बेच रहे, हम उसको किसी और मुल्क को दे देते हैं और उसके बाद वो मुल्क पूरी दुनिया में उसकी मुख्तलिफ चीज़ें बना के फ़रोख्त करता है। नमक की बात कर लें, कोयले की बात कर लें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके पास मादनियात मौजूद हैं। यानी कि 100 के करीब तो सिर्फ बलूचिस्तान में मादनियात मौजूद हैं, जिसका इस्तेमाल अगर सिर्फ बलूचिस्तान की मादनियात का कर लिया जाए तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन हम अपनी सियासत से बाहर नहीं आए। होते होते हुआ कुछ यूँ कि जो फ़र्द लोअर मिडिल क्लास का था वो होते होते अपर मिडिल क्लास में आया और चीज़ें बढ़ती चली गई। लेकिन उसके बाद जो शख्स इस वक्त जिसने अपनी क्लास चेंज की और अपनी लाइफ स्टाइल चेंज किया, वक्त वो आ गया है कि वो नीचे तरीन जाता जा रहा है। शायद वो अपनी ज़िंदगी के बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा। एक शख्स जिसके महीने की तनख्वाह 35,000 हो और उसे घर में बिजली का बिल 25 से 22,000 30,000 रुपये आ जाए तो वो क्या करेगा। मसला कुछ यूँ है कि सिर्फ ये बात नहीं है कि इस वक्त मसला हुआ, हमने ये भी देखा कि लोग के कांटे की बोरी के पीछे भागे, कपड़े फट गए और मौतें भी हुई। ये आम बात नहीं है। इस वक्त जो अवाम का एहतजाज हमें नज़र आ रहा है वो पहले कभी इतना शदीद नज़र नहीं आया। क्या ये एहतजाज वाकई ही कोई वक़्त रखेगा या बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कुछ देर पहले हम केई के नुमाइंदे की बात सुन रहे थे तो वही कह रहे थे जनाब बिजली का बिल तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इन टैक्सेस में इजाफा नहीं कर रहे, नेपरा की तरफ से हो रहा है। तमाम लोग अपने अपने एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपनी गलती नहीं मान रहे। गलती कौन नहीं मान रहा? सियासतदान नहीं मान रहे, अभी भी सियासत में उलझे हुए हैं। हम इस वक्त किसी एक पार्टी को साइड में लगाने की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन हकीकत सिर्फ ये है कि मुल्क के तमाम मसाइल का हल, वाहिद हल जो है वो सियासतदानों के पास है। लेकिन हम बड़ी आसानी से मुल्क के सियासतदानों को भी साइड में लगा देते हैं, कुछ उनकी अपनी भी गलती। लेकिन पाकिस्तान की तारीख बड़ी भयानक है। हमने 3 वजीर आजम को जेल की सलाखों के पीछे भेजा और उसमें एक को फांसी भी लगा दी और उसके बाद एक जो है वो जेल के पीछे भी जाता है, उसी अटक जेल का कैदी बनता है, उसके बाद उसको बाहर भी निकाल दिया जाता है। अब ये दूसरा कैदी जिसको बी क्लास कैटेगरी में रखा गया और उसके बाद उसके साथ जो सलूक हो रहा है वो भी देखने की बात है। हम कभी किसी को बड़े आसमान पे चढ़ा देते हैं और जब फेंकने की बात आती है तो ज़मीन पे फेंक देते हैं। ये नहीं सोचते कि हमने अगर वाकई किसी के सामने किसी को हीरो बनाया और वो शख्स वाकई अगर इस काबिल भी था और उसकी जो भी गलतियां थी, या तो पहले आप जांच पड़ताल करते और चीज़ों को सामने लाते। कुछ अर्से हमने किसी को चोर डाकू कहा और उसके बाद उसको हमने सरकताज बना दिया। अब जो सूरत हाल है, 16 माह जो कुछ भी हुआ, अवाम की चीखें निकल गई और ऐसी चीखें निकलें कि लोग इस वक्त खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आप माहिर कानून हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। सबसे पहले बात करेंगे बैरिस्टर अली ताहिर से। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, क्या समझते हैं, हर कोई दूसरे पे कसूरवार ठहराता है उसको, लेकिन इस वक्त तो अब कहते हैं ना बस हो गई है, तो शायद वो बस हो गई है। हर शख्स अपना वीज़ा लगवाने के ऊपर तुला हुआ है, जिसको देखो आइल्स का एग्ज़ाम देने पे तुला हुआ है, जिसको देखो जनाब वो किसी ना किसी शख्स को पैसे दे रहा है कि मुझे किसी तरह कनाडा भिजवा दो, मुझे किसी तरह अमेरिका भिजवा दो, उसके बाद मामला देखे जाएंगे। किस तरह देखते हैं इस मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात सुन के जो है वो जाहिर है एक दुख होता है, बड़ा अनफॉर्चुनेट फैक्ट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इसको क्वालिफाई कर दूं कि बहुत से ऐसे प्रोफेशनल्स पाकिस्तान के अंदर हैं जो अपना मुल्क छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। सना उसमें आप भी हैं, मैं भी मौजूद हूं। कई अपॉर्चुनिटीज आई, लेकिन हमने उन अपॉर्चुनिटीज को जो है ठोकर मार के पीछे कर दिया, क्योंकि वी वांट टू बिल्ड आवर ओन पाकिस्तान और हम यहाँ पे रहना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं या मेरे बच्चे जो है वो इसहाक डार के बच्चों की तरह दुबई में लैम्बोर्गिनियां चलाएं। हम यहाँ पे छोटी गाड़ियां चला के भी खुश
खुश हैं लेकिन हो अपने मुल्क में और डेवलपमेंट करें अपने मुल्क के लिए। तो इस तरह मैं थोड़ा सा इसको क्वालिफाई भी कर दूंगा। और नंबर 2, अभी रिसेंटली इसके ऊपर जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वैसे तो वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं लेकिन लगता ऐसे है कि वो शायद 2/3 मेजोरिटी के प्राइम मिनिस्टर हैं, रोज वो बैठ जाते हैं, जरा भी मीडिया शायद बात कर रही हूँ। कॉन्फिडेंस देता कौन है? ये इतना जो कॉन्फिडेंस के जाना जो जा रहा है चला जाए, मतलब पहले हमने ये जुमला शायद यूसुफ रजा गिलानी के मुंह से सुना था, अभी दूसरे वजीर आजम आए हैं जो कहते हैं जाना है तो जाए, जिस क्या फर्क पड़ता है। तो फिर भी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड वजीर आजम था, पार्लियामेंट से वोट लेके आया था। ये तो एक चॉइस है दो शख्सियात की, एक शहबाज शरीफ और एक राजा रियाज। मेरा ख्याल है अगर आप किसी लड़के को कहें कि शहबाज शरीफ और राजा रियाज आपकी शादी के लिए कोई लड़की पसंद करेंगे तो वो लड़का भी इसके ऊपर नहीं मानेगा। लेकिन आप बड़े अच्छे से काम ले गए, मेरा ख्याल है आप भी थोड़ी बहुत सियासत सीख गए। ये उन दोनों का भी काम नहीं था, जिसका काम था एवरीबडी नो दैट के जिसका काम था। देखिए, बट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। उनका कहना तो यही है कि कैंडिडेट जो है वो हमारे थे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट फैक्ट है लेकिन मैं ये वजीर आजम, केयर टेकर वजीर आजम की इस बात को कंडेम करता हूँ। केयर टेकर के तौर पर उनका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि रोजमर्रा के मामलात चलाएं और इलेक्शंस करवा के, जो 10 नवंबर से पहले पहले इलेक्शंस आइन के मुताबिक होने हैं, वो इलेक्शंस करवाकर और वापस अब सेनेट में अपनी कुर्सी पे चले जाएं। उनको फिलोसोफर या अरस्तु बनने की कोई जरूरत नहीं है, ना हम अप्रिशिएट करते हैं कि वो फिलोसोफर या अरस्तु बने। लेकिन डिस्पाइट दिस, देखें आपने जो दूसरी तरफ इशारा किया उसके ऊपर भी जरा मैं कंस्ट्रेन अपने आप को नहीं कर सकता बात किए बगैर, कि हमें आज भी नजर आ रहा है कि एक ऐसा लीडर जिसको के मुल्क की एक वास्ट मेजॉरिटी अपना लीडर समझती है, उसको आपने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 नहीं 50 नहीं 180 केस आपने उसके ऊपर बना दिए हैं। ताकतवर लोगों के ऊपर तो इस मुल्क में हमने कभी 180 महावरतन कह रहे हैं या वाकई 180 का फिगर है? नहीं, 180 से ऊपर केसेस हैं। 180 आखिरी इत्तला तक तो मेरे ख्याल है 100 का फिगर पहुंचा था। ये वाकई ऐसा इतने 180 तो वो हैं जो लिस्ट में मौजूद है। अच्छा, फील्ड FIRs है, अभी उनका तो पता ही नहीं है, तो ये तो 180 से भी ऊपर जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान का शायद होगा, निकालना पड़ेगा जिस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर जो है इस वक्त कोई FIR दर्ज ना हुई भी हो। तो और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप ये देख लीजिए कि किस तरह से अभी ये जो 90 दिन में इलेक्शंस होने थे, इसको भी किस तरह से मैनेज करके आगे लेके जाया जा रहा है। दिस इज नॉट द आंसर। ये इस तरह से चीजें रुकने नहीं वाली। और कल मेरी गाड़ी के ऊपर भी पुलिस वालों ने ठीक ठाक बेटन चार्ज किया है, 5-6 जगह से मेरी गाड़ी जो है वो तोड़ दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी वजह जाहिर है आपको पता है कि हम जरा खुल के बात करते हैं, तो इस वजह से वो रिएक्शन तो आना ही था। मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था, लेकिन ये इस तरह कोई मारधार करने से मुझे नहीं लगता कि आप PTI को दफन कर देंगे। आपने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया, आज तक वो लोगों के दिलों में जिंदा है। तो इमरान खान तो ही स्टिल अ पार्ट ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। और मेरा ख्याल ये है कि अब कोई भी इंस्टीट्यूशन जो ये समझता है कि शायद हम मुल्क चला लेंगे, वो बड़ा गलत फहमी का शिकार है। इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, लोगों को डिसाइड करने दें, और जिसको लोग डिसाइड करें वो आके मुल्क की कमान। चलेंगे, काकड़ साहब पे आपने बात की, चेयरमैन PTI पे हम थोड़ी देर बाद आते हैं। काकड़ साहब पे आपने बात की, आपको लगता है कि जितना कॉन्फिडेंस है इनमें और जितनी ये चीजें लेके चल रहे हैं, ये बहुत कम वक्त के लिए आए? अब नहीं, ये तो देखिए मैं कई दफा आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूं कि मुझे ये, यानी केयर टेकर हुकूमत से बहुत पहले की बात है कि मुझे ये लगता है कि ये केयर टेकर हुकूमत को चलाने की शायद फरवरी तक तैयारी है। और शायद यही जो है वो डील है, क्योंकि देखिए वो जो राजा साहब थे, जो अपोजिशन लीडर थे, ऑस्टेंसिबली तो अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने नून लीग से टिकट लेना है, तो जाहिर है वो किसकी बात मान रहे थे ये हम सबको ही पता है। उन्होंने मिलके एक बंदे को लेके आए। मेरा ख्याल है शायद तैयारी ये है कि नून लीग अभी इलेक्शंस में नहीं जाना चाहती, क्योंकि ऐसी की तैसी हो जाएगी। अलबत्ता पीपल्स पार्टी ये समझती है कि वो सिंध में अपने आप को रिटेन करेगी, इसलिए वो ये समझते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन करा दिया जाए। उन्होंने भी एक यू टर्न लिया, क्योंकि पहले वो इस बात पे नहीं आ रहे थे। अब खैर अलबत्ता वो कहते हैं कि 90 दिन में इंतखाबात
हो जाने चाहिए, क्योंकि अच्छा अली, मैं खास तौर पे इसी पैराए में आपसे बात करूंगी। इंस्टीट्यूशंस की बात की हमने, हम हमेशा कहते हैं इदारे को अपनी लिमिट में रहना चाहिए, हम एक इदारे को कसूरवार ठहराते हैं, चले मान लेते हैं कोई ऐसी चीज़ हुई है, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो देख रही हूँ मैं कि तमाम पार्टीज़ को उनकी औकात भी याद दिला दी गई है। सिर्फ एक पार्टी का मसला नहीं है, तमाम पार्टीज़ को एक तरफ कर दिया गया है। तो आगे फिर सियासत करेगा कौन, मुल्क पे हुक्मरानी करेगा कौन? देखिए, बड़ी सिंपल बात है सना, अगर इस मुल्क को हमने बनाना है तो उसका एक ही तरीका है और वो ये है कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे इस मुल्क को चलाएं और जिसको लोग चाहते हैं वो इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करे। आप हमारे नेबरहुड में देख लीजिए, किसी इदारे ने चूंकि इंटरफेरेंस नहीं की तो इंडिया आज देख लीजिए कहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे पहुंचा हुआ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। बांग्लादेश कहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे जा रहा है, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। कई दहाइयों से अब बांग्लादेश में किसी इदारे ने जो है वो ओवर्ट इंटरफेरेंस नहीं की, और वो ममालिक भी देख लीजिए जहां पर इंटरफेरेंस होती है, सोमालिया को देख लीजिए, या आप चार्ट हो गई ना इंटरफेरेंस। हम 76 ईयर्स से हम ये इस बात से इनकार नहीं कर सकते। हमने शायद बाजवा साहब का आखिरी जो खिताब था उसमें हमने अज्यूम कर लिया था कि वाकई ऐसा होगा, और उन्होंने जो भी हुआ था उसको उन्होंने मान भी लिया था, लेकिन हम ये समझ रहे थे कि आगे चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन 9 मई का वाकया हुआ, फिर चीज़ें रिवाइव हो गई, वो चीज़ आगे लगता नहीं है मुझे ख़त्म होगी, चले मान लिया। आगे में यही तो सवाल है कि जो जिस तरह से काकड़ साहब का सिलेक्शन हुआ, उसके बाद जिस तरह से अभी नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं उनका भी उनके खिलाफ फैसले आने शुरू हुए, और फिर हम जरदारी साहब के हवाले से भी देख रहे हैं कि वो भी कोई अच्छी गुड लिस्ट में नहीं आ रहे हैं। तो अगर ये तमाम पार्टीज को पीछे कर रहे हैं तो आगे स्ट्रेटजी क्या नजर आ रही है आपको कि किस तरह से इलेक्शंस होंगे, क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, ये तो हमने दुनिया को सिखाया है। अफ्रीका में जो डिक्टेटर्स थे वो आके खुद हुकूमत पे बर्जमान हो जाते थे, लेकिन हमने तो दुनिया को ये तरीका सिखाया है कि हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है और ऑस्टेंसिबल डेमोक्रेसी क्या होती है, कि ऊपर से आप एक वजीर आजम सिविलियन रखते हैं लेकिन पीछे से हुकूमत जो है वो कोई और चला रहा होता है। तो हम तो दुनिया में इस चीज के इनोवेटर्स हैं, और मुझे तो यही नजर आ रहा है। आप अगर चेयरमैन पीटीआई की बात कर रहे हैं, पीटीआई की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो उनको तो पता था ना कि ये होने वाला है। जब उनको पता था तो फिर उनको उसी लिहाज से सबको साथ लेके चलना चाहिए था। और ये मेरा ख्याल है कि पहली दफा हमारे मुल्क में नहीं हुआ। तुर्की की मिसाल हमारे सामने, एर्दोआन जो है दोनों चीजों को साथ लेके चले, और जब वो अपने मुल्क को अच्छा लेके चले तो फिर उनकी एस्टेब्लिशमेंट भी पीछे हट गई और उनको आगे आने दिया। तो मेरा ख्याल है कि सियासतदानों की भी तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं जब उनको पता है कि वो इस सिस्टम में आ रहे हैं। सिस्टम को बदला तो नहीं जा सकता, उसी सिस्टम में रह के सिस्टम को सही किया जा सकता है ना, सिस्टम क्लैप्स हो जाएगा। मैं शायद आपसे थोड़ा सा यहाँ डिसएग्री करूं। मैं कोशिश जाहिर है यही है कि कोई कंट्रोवर्शियल बात जो है वो ना हो, और मैं एटलीस्ट ताहिर गाड़ी का दुख अभी नया नया है और आपके साथ जो है वो दुख में शामिल है। नहीं, देखिए, आई एम स्माइलिंग, मैं तो हंस रहा हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा इस चीज से। लेकिन ये है कि अलबत्ता मैं नहीं चाहता कि कोई कंट्रोवर्शियल बात करूं। मैं ये इदारे मेरे हैं, इनका ऑनर और इनकी इंटेग्रिटी डिफेंड करनी है, लेकिन आप इस फर्क को और इस डिस्टिंक्शन को ना भूलिए कि अर्दवान उस वक्त मुल्क में नहीं था जिस वक्त कू हुआ, और अर्दवान ने अपने लोगों को दिया कि इस कू को रोकें, तो लोग टैंकों के सामने लेट गए थे, उनका मीडिया खड़ा हो गया था, उनकी बार्स खड़ी हो गई थी, उनकी जुडिशरी खड़ी हो गई थी। यहां पर अब फिर वो थोड़ी सी बात कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, लेकिन मैं कह देता हूं यहां पर तो मीडिया ने 9 मई को पाकिस्तान का 9/11 बना दिया, और इस तरह की जिस तरह पाकिस्तान में कभी सकूते ढाका हुआ ही नहीं था। आप कंट्रोवर्शियल बना दें, लेकिन आपको नहीं लगता कि बड़ा वाकया था? सकूत ढाका भी है, लेकिन ये भी कम चीज नहीं थी। ये जो दूसरे ममालिक करना चाह रहे थे हमने खुद ही कर दिया। किसी को ये राइट नहीं है कि किसी स्टेट इंस्टीट्यूशन पे जाकर हमलावर हो, लेकिन लेट्स बी फेयर, जितना आपने वो इट वाज अ प्रोटेस्ट गोन रोरी, ये कांग्रेस में हुआ था, लोग प्रोटेस्टर्स अंदर चले गए थे, उन्होंने तो उसको 9/11 डिक्लेयर नहीं किया। यहाँ पे बड़े बड़े खुदकश धमाके हो गए हैं, रोज हमारे फौजी नौजवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन आपने 9/11 जो है वो आपने 9 मई को बनाया हुआ है। और ठीक है, जो हमला हुआ उसकी कट्टर तरीन सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बाद आपने जो क्रैकडाउन लोगों के ऊपर किया उसको जस्टिफिकेशन बनाते हुए, जिस तरह जो है अभी तक डिटेंशन में, तो जो पाकिस्तान जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है सेक्शन 497, उसमें बड़ा क्लियर है कि औरतों का बेल का राइट मौजूद है, औरतों के लिए बेल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी राइट है।
और जेल एक्सेप्शन है, लेकिन आज भी 150 दिन से जो है वो खवातीन जुडिशियल कस्टडी में पड़ी नहीं है। तो ठीक है, मैं ये जरूर कहता हूं कि वो एक नाखुशगवार वाकया था, अनप्लेजेंट वाकया था। जिन लोगों ने पार्ट लिया उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन प्लीज आप मुझे ये ना बताएं कि इससे बड़ा सानिया दुनिया में या पाकिस्तान में हुआ ही नहीं। ये बात मैं एज अ इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। मैंने अपनी जिंदगी में इस पाकिस्तान में रहते हुए कई वाकयात देखे हैं जो लेकिन उन वाकयात का अली फिर इकदाम भी तो उसके खिलाफ हुआ है ना। 16 दिसंबर 2 दफा हमारी पाकिस्तान की तारीख में बुरा दिन गुजरा, 2 दफा। तो ऐसे में उसके खिलाफ एक्शंस भी तो हुए ना। अब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हो तो उसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया और बिल्कुल सफाया किया गया। उस वक्त हम दहशतगर्दी से बहुत दूर चले गए थे। तो ऐसा भी तो करना पड़ता है ना, कभी कभार एक्शन तो लेना पड़ता है। बात भी की गई, उन्हीं लोगों से बाद में बात भी की गई, लेकिन मैं समझता हूं ये बहुत अनफेयर होगा। यही तो मैं कह रहा हूं कि आप एपीएस के अटैक को और 9 मई के अटैक को, पीटीआई को और टीटीपी को मिला दें। मेरे ख्याल में ये बहुत अनफेयर होगा। हमारे पीटीआई के दोस्त हमें रोज नजर आते हैं, वो किसी को काफिर नहीं कह रहे, वो ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान की फौज पे हमला कर दो, वो ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान का आइन सबवर्ट कर दो। वो सब ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्पेस होनी चाहिए और पाकिस्तान के लोगों को डिसाइड करने दें। और अगर किसी ने किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे या किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे हमला किया है तो एज पर लॉ उसको ऐसी सजा दी जाए जिस तरह सुप्रीम कोर्ट पे, किसी हाई कोर्ट पे या किसी सेक्रेटरी के दफ्तर पर सजा दी जानी चाहिए। क्या ये वाकया होने के बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना नहीं दिया? क्या JUIF के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के गेट का कंट्रोल नहीं संभाला? हम उसको अच्छा अच्छा कह दें। और ये अगर कुछ लड़कों से जो है, कुछ लड़कियों से गलती हुई है, उनको रिहेबिलिटेशन में लेके आए, उनको समझाएं कि पाकिस्तान फौज कितनी जरूरी है। रिहेबिलिटेशन में तो हम शायद सवाद के दहशतगर्दों को भी लेके आए थे और बिल्कुल हम बलूचिस्तान के लोगों को भी लेके आए थे जो उसमें इन्वॉल्व थे। कुछ लोग, ऐसा हुआ है हमारे यहाँ और अच्छा रिजल्ट आया उसका। सवाद आपको लोगों के नाम बता सकता हूं कि जिन जिन लोगों को दोबारा सोसाइटी के अंदर जो है वो रीइंटीग्रेट किया गया। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर आप कहेंगे कि पब्लिक एनिमी नंबर 1 जो है वो पीटीआई है तो मैं ये बात मानने को तैयार नहीं। लेकिन अब सीक्रेट एक्ट के बाद तो जिसको मजीद जो सख्त कर दिया गया उसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं बच रही है किसी मामले की। देखिए, मैं तो समझता हूं, मैंने वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अमेंडमेंट पढ़ी है और आज दोपहर में ही पढ़ी है। मैं समझता हूं फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इट इज अ वायोलेशन ऑफ फेयर ट्रायल, आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। और मेरा नहीं ख्याल कि आपको मुल्क के वजीर आजम और मुल्क के वजीर खारजा को उसके तहत प्रोसिक्यूट करना चाहिए। ये तो फिर एक ऐसा आप गेम खोल देंगे जो कहीं पे रुकेगी नहीं। इस तरह अगर आपने मुल्क के वजीर आजम को, जिस तरह पहले बेनजीर भुट्टो को आपने सिक्योरिटी रिस्क बना दिया था, अगर आप गद्दार और ट्रेटर और आप उसको जो है वो बनाना चाहते हैं कि इसने जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है, तो आप ये सोच लें कि फिर आगे जो है वो इसके जो कंक्लूजन्स निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, ये आगे इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे। मैं इस बात को जो है ना वो सेकंड करती हूँ, क्योंकि जहां इंसानी हकूक की पामाली आए, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, कोई एक्ट करे, तो आप चाहे जो भी कह लें, इंसानी हकूक की पामाली अगर होती है तो एक सहाफ़ी के ऐसे से हम उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जो PTI चेयरमैन के हवाले से बात हो रही है, उनके केस की सुनवाई हुई और उसके बाद उसके फैसले के हवाले से बात हो रही है। कल तक फैसला सुना दिया जाएगा, मजीद बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक है। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। मुल्क की बका सिर्फ जमहूरियत में होती है और वो लोग की जो कहते हैं जनाब कि मुल्क में जो तरक्की हुई वो ज़्यादा तरक्की उस वक्त हुई जब यहाँ पे डिक्टेटर्स बैठे थे और वहाँ पे उनका राज था। लेकिन ये भी बात लोग सुन लें कि अगर जमहूरियत मुल्क में नहीं रहती तो वही मुल्क 20 साल पीछे चला जाता है। अगर एक सिस्टम, कोई मुझसे पूछता है एक अबलाग़ आमा के उस्ताद की हैसियत से कि मुल्क को चलाने के 5 निज़ाम होते हैं, और मुझसे अगर कोई ये पूछे कि आपके मुल्क में कौन सा निज़ाम चल रहा है, तो एक स्कॉलर के होने की हैसियत से भी मैं नहीं बताने से कासिर हूँ कि आखिर मेरे मुल्क में निज़ाम चल कौन सा रहा है। क्योंकि हम एक पपेट को सामने बिठाते हैं और पीछे से उसकी डोरे हिलाते हैं और उसके बाद वो अगर पपेट नाकाम हो जाए तो फिर हम उसको पीछे फेंक देते हैं। लेकिन इतने अरसे में उसकी अहमियत, उसकी चीज़ें जो लोगों के सामने आती हैं तो फिर आपका इमेज ख़राब होता है। सोशल मीडिया का दौर है और चीज़ें ऐसी सामने आ रही है कि किसी एक शख्स की गलती बिल्कुल हो सकती है, लेकिन
लेकिन मुल्क में इंतशार की कैफियत जो पैदा हो रही है वो कभी नहीं होनी चाहिए। जैसे पहले था, बिल्कुल था, लेकिन इंतशार की कैफियत हमने पहले नहीं देखी थी। अली ताहिर साहब की तरफ चलते हैं। अली, ये सज़ा मुअत्तली का मामला, और आज हमने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू कोर्ट रूम में भी सुनी कि जब पूछा गया कि जनाब ये क्या है, तो कहा कि जी पहले ही अब जब फैसला आने वाला है तो मैं क्या कहूँ उस पर। तो जज साहब ने इस पर कहा कि आप भी जानते हैं कि फैसला आएगा, हमने सुनाया नहीं है, कुछ ऐसे ही कुछ अल्फाज थे, क्या कहते हैं इस पर? पहले दिन से कह रहा हूं कि इस केस को जितना डिले किया जा सकता था किया गया है, वरना अदरवाइज जो है दिस वाज क्लियर केस ऑफ सेंटेंस सस्पेंशन। और ये एक शॉर्ट सेंटेंस था, ये तो विदाउट नोटिस भी सस्पेंड हो सकता था। लेकिन चलें, हम समझते हैं कि कोई मजबूरियां रही होंगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता, तो मे बी कुछ मजबूरियां रही होंगी, ऐसे ही जुडिशियल डिस्क्रेशन जो है वो नॉन एक्सरसाइज नहीं होता। अभी तक ले आए हैं मैं जहां तक एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत संगीन गलतियां हैं जजमेंट के अंदर। कई दफा आपके प्रोग्राम में मैं उनको हाईलाइट कर चुका हूं, और कैटेगोरिकली जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि मेंटेनेबिलिटी के ऊपर सेक्शन 137 जो 120 दिन के अंदर अंदर कंप्लेंट दर्ज करनी थी, उस पर कोई स्पीकिंग पार्ट नहीं है जजमेंट के अंदर। उसके अलावा कंप्लेंट ऑथराइजेशन के ऊपर स्पीकिंग पार्ट नहीं है। उसके अलावा जो विटनेसेस खान साहब ने कहे उनको वक्त ही नहीं दिया गया कि वो विटनेसेस लेके आए, और हक दिफा का राइट ही स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया। तो मैं तो समझता हूं कि मतलब मैंने कम ही कुछ जजमेंट्स देखी हैं जिसमें मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि ये 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना ऐसे ही कुछ था, और उसके बाद जो है उसकी रोशनी में 5 साल नाअहली। तो अगर ये सज़ा का फैसला आता है और जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, देखेंगे कल क्या होता है, क्या होगा? वो जो 5 साल की नाअहली है वो खत्म हो जाएगी? जी 100% खत्म होगी। देखिए, जब सेंटेंस ही सस्पेंड हो गया तो उस सेंटेंस के कॉन्सिक्वेंस में जो नाअहली है वो भी खत्म होगी, क्योंकि केस तो चलता रहेगा ना, रिहाई हो सकती है। नहीं जी, ये तो अब पता लगेगा कि क्या उसको क्वैश ही कर देते हैं प्रोसीडिंग्स को इस्लामाबाद हाईकोर्ट वाले, या दोबारा एक दफा, चौथी दफा केस को रिमांड किया जाता है कि उसको एक दफा दोबारा सुन के और अपने फैसले को साफ कर लिया जाए, रिवाइज कर लिया जाए। अब ये तो देखने को आता है, लेकिन अगर आप लीगली पूछे तो मैं समझता हूं कि इस केस को खत्म हो जाना चाहिए मेंटेनेबिलिटी डिसाइड करके। और अगर आप प्रैक्टिकली पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह हमने बार बार देखा है, शायद ट्रायल कोर्ट को ये फैसला रिमांड हो जाए कि जी इसके ऊपर दोबारा फैसला कर दें, ताकि कोई रूम ना बचे निकलने के लिए। लेकिन अलबत्ता मैं आपको ये बता रहा था कि जो कानून है आर्टिकल 63(1)(g) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, वो ये कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन है फ्रॉम द डे ऑफ रिलीज ऑनवर्ड्स 5 इयर्स। तो ये नाअहली तो टोटल होनी थी 8 साल की। अब जब वो सेंटेंस ही नहीं रहा तो आर्टिकल 63(1)(g) जो है वो इन इफेक्ट ही नहीं आएगा। जब वो इन इफेक्ट ही नहीं आएगा तो उसका बड़ा कैटेगोरिकल मतलब ये है कि जब ये सेंटेंस सस्पेंड होगा तो खान साहब दोबारा पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे, और मां सिवाय के कोई और कन्विक्शन हो, ही विल बी एलिजिबल। वो तो साफ नजर आ रहा है, मां सिवाय की तो मेरा ख्याल है कि जुमला भी, लफ्ज भी वो लग रहा है हमें, क्योंकि अगर यहाँ से मुअत्तली हो जाती है तो सीक्रेट एक्ट को जिस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो जो आरिफ अलवी साहब ने कहा वो तो एक चीजें अपनी जगह है, लेकिन उसके तहत फिर से गिरफ्तारी का भी खतरा है। देखिए, ये तो कहते हैं कि किसी के लिए जब गड्ढा खोदा जाता है तो उसमें बाद में आप जाके खुद ही गिर जाते हैं। खान साहब तो बहुत पॉपुलर है, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस प्रेडिकामेंट से निकल आएंगे। लेकिन जिन लोगों ने, उन्होंने भी तो अपने पैरों पे मारा है, ऐसा तो नहीं है कि सारी गलती किसी और की है और अब उन्होंने कुछ भी नहीं किया होगा। नहीं, इसके अंदर तो मैं उनकी गलती नहीं समझता। एक बंदा जो है, बहुत सारी चीजें, उन्होंने लोगों पे ट्रस्ट गलत किया, उन्होंने दूसरों के मतलब बगैर देखे सिग्नेचर्स कर दिए या कुछ भी है, साइनिंग अथॉरिटी तो थे ना, चीजें तो गलत हुई है ना। हो सकता है स्पेसिफिक गलतियां हों। मेरा मानना यह है कि एक अल्लाह की जात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कोई ऐसा आदमी नहीं है जिससे कोई ना कोई गलती जिंदगी में ना हुई हो। तो हम तो पैदा ही इस वजह से हुए कि अली थोड़ी सी ये एक बात का मुझे आपसे जवाब चाहिए। ये जो चीज़ें अभी हमें नज़र आई 16 माह में, और अभी केयरटेकर गवर्नमेंट का सिलसिला है, ये आइन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं जिसकी तशरीह होना बहुत ज़रूरी है।
शायद पहली दफा खुल के ये बात सामने आई है कि आइन में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में झोल मौजूद है। क्या ये मुझे लग रहा है या वाकई इस पे जो नई गवर्नमेंट आएगी उसको इस पे सोचने की जरूरत है और वाकई इसको सही तरीके से देखने की जरूरत है एक और दफा? नहीं नहीं, कोई झोल नहीं है। आप मुझे बताइए कि झोल कहाँ पे है, तो मैं अभी आपकी जो कंसेप्शन है उसको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, ये एक अलग बात है कि अब जो हुकूमत वक्त हो और जो पायदार इक़्तिदार हो वो अगर ये फैसला कर लें कि हमने आइन को नहीं मानना, तो जस्टिफिकेशन तो हर बंदे के पास होती है। यानी मैं आई रिमेंबर जी कि वो एक दफा एक केस मैंने देखा था कि एक बंदे ने अपनी माँ को, सगी माँ को कत्ल कर दिया था। तो उससे जब तफ्तीश में पूछा कि तुमने क्यों कत्ल किया, तो उसने कहा मेरी माँ जो है वो मुझसे बदतमीजी करती थी। तो जस्टिफिकेशन तो जी हर चीज की बंदा निकाल के आइन की सूरत हाल नजर आ रही है, वो नहीं होता कि जिस हमारे तो माशाल्लाह क्या इस पे बात करूं, लेकिन जो फिक्का नजर आ रहा है, जिस फिक्के से जो चीज अच्छी लगी हमने उठा के अपनी जिंदगी पे उसको बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। नाउ यू समड अप जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उसकी होलिस्टिक रीडिंग के बजाय पॉलिटिकल पार्टीज जस्टिफिकेशन दे रही हैं। वरना आप मुझे बताइए कि कहाँ कंट्रोवर्सी है। भाई 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, जो असेंबली टूटेगी उसके इलेक्शन होने हैं, होने लाजमी है। अच्छा, दूसरी शिक आपकी आ जाती है जनाब 90 दिन वाले इलेक्शन वाली है, एक और मर्दमशुमारी वाली आ जाती है, एक सदर साहब के असेंबली डिसॉल्व करने वाले आ जाती है। इस वक्त किस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, जबकि पीडीएम की गवर्नमेंट डस्ट लगा के गई है, वो जो बिल उन्होंने पास किया है, तो फिर कौन सी शिक को इस वक्त माना जाएगा? नहीं नहीं, बहुत क्लियर है। देखिए, एक तो किसी बिल की कॉन्स्टिट्यूशन के आगे कोई औकात नहीं है। अगर कोई बिल कॉन्स्टिट्यूशन के बरखिलाफ है तो वो कचरे के डब्बे में जाएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। मसला इसके अंदर सना ये है कि जब आइन जो है 3 जगह पे कहता है, 105 में, 48(5) में और 224 में, 3 जगह पे आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर ऐसे इलेक्शंस जो हैं वो होने हैं। और ये जो डिलिमिटेशन और सेंसस की बात है, ये तो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स है। तो अभी जो इलेक्शन होने हैं वो 90 दिन के अंदर ही होने हैं। इस पे आइन बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट फिर क्लियर कर दें। फिर मर्दमशुमारी वाला जो इन्होंने आखिर में किया है, तो वो तो मर्दमशुमारी होगी, हल्का बंदियां होंगी, तभी इलेक्शन हो सकते हैं। इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। ये तो स्कीम ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम तो ये है कि डिलिमिटेशन और हल्का बंदियां तो रिगार्डलेस ऑफ द इलेक्शन होनी है। इलेक्शन हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, लेकिन जहां पर असेंबली टूटती है वहां पर पहले, यानी जो अननेचुरल डिसोल्यूशन में, अगर तो नेचुरल डिसोल्यूशन होती है और यहां भी चंद घंटे पहले ही तोड़ी गई है, लेकिन चलें हम उसको अननेचुरल डिसोल्यूशन। अच्छा, चलें तीसरी बात पे आती हूँ, क्योंकि मुझे उसके बाद एक गेस्ट को भी लेना है, आप भी मेरे साथ आइएगा, लेकिन छोटा सा उसका जवाब दीजिएगा। तीसरी बात ये आती है कि जो इलेक्शन की डेट है वो सदर ही देगा, अगर सदर डिसॉल्व करता है तो क्या कहेंगे? 100% सदर देगा और सदर का इख्तियार है। और मैं तो परेशान हूं कि सदर साहब जो हैं वो इतना प्रेशर क्यों ले रहे हैं कि उन्होंने साइन करके बिल्स वापस नहीं भेजे, और सदर साहब इतना प्रेशर क्यों ले रहे हैं कि अभी तक वो इलेक्शंस की डेट नहीं दे सकते। उनकी आईनी जिम्मेदारी है, उनको पूरी करनी चाहिए। अच्छा, मेरे साथ ही रहिएगा। इस वक्त मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, 16 माह आपकी गवर्नमेंट रहती है, उसके बाद महंगाई का गिराव जो है वो एकदम से ही बढ़ जाता है, और उस पर फिर ये कहना कि जी साबिक लोग करके गए थे, या हम नहीं थे, या आने वाले कर रहे हैं, हमने ऐसा नहीं किया था। और अगर आपसे बात की जाए तो फिर आप मुस्तकबिल में तो यही कहेंगे कि पीटीआई गई तो नून लीग की गवर्नमेंट आ गई। आप कहाँ हैं? कहाँ आप लोगों ने कोई एहतजाज किया, या आगे किस तरह से चीजों को देख रहे हैं जिस तरह से इस वक्त अवाम एहतजाज पे आ गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सना, सबसे पहले तो जो इलेक्शंस के हवाले से भी बात चल रही है, आज मैं उसके हवाले से भी बात करना चाहूंगा। और जो पीपल्स पार्टी का रोल है इस 16 माह की गवर्नमेंट में, उसके हवाले से भी मैं आपको एक वाज़ेह जो हमारा जो पॉलिसी था वो यही था कि एक एनआरकी की तरफ मुल्क जो खान साहब के दौर में जा रहा था उसको हम स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें पीडीएम के साथ मिल के अदम एतमाद की तहरीक ला के और एक तरीके से, एक जमहूरी तरीके से एक हुकूमत को हमने घर भेजा और दूसरी हुकूमत आई। अब उसमें जाहिर है जो आईएमएफ की डील्स करके गए थे खान साहब, उनको हमें कंप्लीट करना था। उससे बैक ट्रैक हम कर नहीं सकते थे। अगर हम बैक ट्रैक करते तो आज अगर जो महंगाई आप देख रही हैं इससे शायद 100 गुना या 200 गुना ज्यादा होती।
और दूसरी बात जहां तक पीपल्स पार्टी की है कि पीपल्स पार्टी अपने किसी भी एक्शन से, किसी भी रोल से, किसी भी चीज से पीछे नहीं हट रही। हम ये नहीं कह रहे कि 16 माह में जो हुआ है उससे हम अपने आप को बरीज़िमा भी नहीं कर रहे। हमने उस वक्त भी कहा था हम रियासत को बचा रहे हैं, अपनी सियासत को दांव पे रखे। हमें पता है महंगाई है, और आज भी जो महंगाई है, जिस महंगाई का सामना अवाम कर रही है, उस महंगाई को देखते हुए अवाम के साथ अगर कोई खड़ी होगी वो सियासत। मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, बात कुछ सख्त हो जाएगी, आपकी आवाज कुछ कट रही है, लेकिन आपको अंदाजा है जो बिजली की बात हो रही है 34 करोड़ यूनिट जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दिए जाते हैं, क्या ये बात आप लोगों को या किसी भी ऑफिशियल्स को, ठीक है आप एक पार्टी के का फेस हैं, लेकिन क्या आप मुख्तलिफ अदवार में गवर्नमेंट में रहे हैं, कभी इस बात पे तवज्जो नहीं दी गई? अगर एक बहरान 90 की दहाई में आता है और आप जो है वो मुख्तलिफ अदवार में हुकूमत में रहते हैं, तो क्या कभी इस बात पे तवज्जो नहीं दी गई कि किसके पास कितनी बिजली जा रही है, इसका हल मुस्तकबिल में क्या निकलना चाहिए? कोई ऐसी प्लानिंग नहीं दी गई? जिस तरह से सैलाब आता है पूरे सिंध को डबो के ले जाता है, तो क्या कोई हमारे पास ऐसी प्लानिंग्स नहीं है कि हम इसको चीज़ों को आगे लेके जाएं? हम अभी भी ये बात कर रहे हैं और आगे तो जो हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, कोई तो ऐसा रास्ता हो कि हमें पता चले कि इसकी प्लानिंग 25 साल पहले कर दी गई थी और आज हम उसका फल खा रहे हैं, बल्कि 25 साल पहले की बुराई को आज हम उससे 4 गुना ज्यादा भुगत रहे हैं। क्या हल है इसका? एक नौजवान सियासतदान की हैसियत से मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। ना बहुत आपने बेहतरीन सवाल पूछा है, और इस सवाल को मेरे ख्याल में हर आपके ऑडियंस जो है उस पर सेकंड करेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही किसी मुल्क को क्राइसिस से बाहर निकाल सकती है या प्रोग्रेसिवनेस की तरफ ले जा सकती है। आज अगर जो हालात देख रहे हैं हम, उस पर हम सब इसके लिए मतलब हमें एहसास है, हम इस चीज़ से पीछे नहीं हट रहे या बरीज़िमा भी नहीं हो रहे। लेकिन इसमें आज देखें ना, आज एक हुकूमत गई और दूसरी हुकूमत आने का जो बीच का टेन्योर है, उसमें कितनी आपको एक क्राइसिस नजर आ रहा है, एक इंतशार नजर आ रहा है कि इलेक्शंस होंगे आया या नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे, नहीं होंगे तो कब नहीं होंगे। इसी कंफ्यूजन ने, इसी एनार्की ने आज मुल्क को इस दौराहे पे खड़ा कर दिया है कि आपके पास कोई भी मसले का हल आप अगर लाना भी चाहते हैं तो आपकी टांग खींच ली जाती है, आपको गैर जमहूरी तरीके से हटाया जाता है, और अगर जमहूरियत के जरिए भी आपको लाया जाता है तो आपके जो है ना हाथ पांव बांध के आपको जो है ना कुर्सी दी जाती है। तो कहने का मकसद यह है कि जब तक डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के जरिए बहाल नहीं होगी, अभी भी हमारे पास डेमोक्रेसी इमेच्योर है। डेमोक्रेसी जिस तरह पनपनी चाहिए थी, जिस तरह ग्रो करनी चाहिए थी, उस तरह अनफॉर्चुनेटली ग्रो नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से अवामी मसाइल हल नहीं हो सके। सर, कोई प्लानिंग है आपके पास? मैंने ये सवाल आपसे भी पहले भी पूछा था, लेकिन उस वक्त भी मुझे लगता है कि इस वक्त अगर आप लोगों को भी वोट चाहिए ना, तो अवाम अब थक चुकी है। मेरे ख्याल है 20वीं सदी की सियासत हो नहीं सकती। अभी अगर रोड मैप ना दिया गया तो अवाम बहुत पीछे हट जाएगी, फिर कहीं भी सियासत नजर नहीं आएगी। फिर ठीक है, जो लोग कब्जा करके आ रहे हैं वही आ जाएंगे। प्लानिंग है। फॉर्मर प्रेसिडेंट अजरदारी साहब का इरादा है, और उन्होंने एक अपनी सिंध में एक कोशिश शुरू भी कर दी है कि हम सिंध को सोलराइज एनर्जी की तरफ ले जा रहे हैं। सर, बिल्कुल उसी तरह जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची का पानी मीठा करने की बात की थी और अभी तक उसके नतीजे नहीं मिले हमें। देखिए, माजरत के साथ सर, लेकिन थोड़ी सी सख्ती इसलिए है कि अवाम परेशान है। लोगों को जो वादे किए थे वो पूरे किए उन्होंने। सैलाब के बाद लोगों को जो घर मकानात देने का वादा किया था वो वादा भी पूरा किया जाते जाते। लेकिन जो सोलराइज करने वाली बात है, सिंध के जो आपके जितने भी अर्बन इलाके हैं और रूरल इलाके हैं, उनमें अगर हम ये सोलर एनर्जी एक सब्सिडाइज तौर पे हम लोगों को अगर फराहम करें, तो मेरे ख्याल में ना हुकूमत पे बर्डन होगा, ना IMF की शराइत का इस पे कोई अमल होगा, और अवाम भी खुद कफील होंगे अपनी बिजली बनाने में और बचाने में। इवन सरप्लस एनर्जी वो आगे सेल आउट भी कर सकते हैं इदारों को। तो एक तरीके से इस क्राइसिस से हम निकल सकते हैं, बट फॉर दैट आपको एक हुकूमत चाहिए। केयर टेकर हुकूमत का काम नहीं है। 3 महीने में इलेक्शंस कराने हैं इन्होंने और इन्होंने जाना है।
ये काम तब होगा जब अगली फ्रेश गवर्नमेंट मैंडेट लेके आएगी और अपनी पॉलिसी सामने रखेगी और आवाम से वोट लेके आएगी और आगे अपना मंशूर बढ़ाएगी। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर इतने ही आप समझ रहे थे चीजों को, और मैं मानती हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन से नहीं भागती है, तो फिर ये जाते जाते ये मर्दमशुमारी वाला बिल जो आप लोग पास करवा के गए, डिलिमिटेशन, आपको भी अंदाजा है असेंबली डिसॉल्व हो गई, हल्का बंदियां आप कर भी नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते, तो मर्दमशुमारी का जो चूरन आगे जो कौम को लगा है और वो समझ रही है जी हमें गिनती किया जाएगा, तो गिनती भी क्या होगी, हल्का बंदियों में तो नहीं इजाफा होना। कराची की सूरत हाल पे क्या फर्क पड़ना है इसका, ये तो आपको अंदाजा था सर इस बात का? देखें, अगर मर्दमशुमारी के इस सीसीआई की मीटिंग में हम एब्सटेन करते या वोट ना देते इस हवाले से, तो हम पे ये धब्बा लगाया जाता कि पीपल्स पार्टी कराची के मैंडेट को तस्लीम नहीं करती, कराची के जो असल वोटर्स हैं उनको नुमाइंदगी देना नहीं चाहती है, फिर हम पे ये इल्जाम लगता। मतलब इधर वेज हम ये करते तो भी हमें बैशिंग होती, हमने आज अगर वोट किया सीसीआई में तो भी हमारी तनकीद की जा रही है। लेकिन जैसे मुराद अली शाह साहब ने क्लियर कट सीईसी की मीटिंग के बाद कहा कि उस सीसीआई की मीटिंग में वो बातें नहीं की गई थी जो अब की जा रही हैं। उसमें अश्योर किया गया था कि कोई नए हल्के नहीं बन रहे तो आपको आईनी तरमीम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ कुछ आपकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिवीजन लेवल पे जो आपके हल्के हैं उनकी कुछ पोजीशंस चेंज की जाएंगी, जो कि मेरे ख्याल में ये जो 3 महीने के 90 दिन का टाइम होता है उसमें वो पॉसिबल थी। अब इलेक्शन कमीशन तो हमारे कंट्रोल में है नहीं कि हम कहें कि इलेक्शन कमीशन चलें ठीक है, मैं मुस्तफा साथ ही रहिएगा मेरे, बात कुछ बैरिस्टर अली ताहिर से भी करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त हुआ है, मैं कोशिश करूंगी बहुत जल्दी आ जाऊं क्योंकि सवाल करना है मुझे। एक शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, अली ताहिर से पूछते हैं हल्का बंदियों के हवाले से। बात अली बड़ी होती है कि जी जनाब हल्का बंदियां हो जाएंगी, खासतौर पे कराची की पार्टी जब भी उसको जिंदा होना होता है उसके पास एक पोस्टर ज़रूर होता है आवाम के सामने खड़ा करने के लिए, लेकिन इस वक्त क्या हल्का बंदियों की सिचुएशन है, मुझे भी क्लियर कीजिएगा। हल्का बंदियों में इजाफा तो नहीं हो सकता, उस हल्के में लोगों की तादाद ज़्यादा हो सकती है क्योंकि असेंबलियाँ तो डिसॉल्व हो चुकी हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से? नहीं, तादाद भी ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि असल जो ब्लॉकेज आई है वो तो आई है कि जो इलेक्टोरल लिस्ट है वो फ्रीज हो गई हैं। देखिए, 2 अहम चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं इलेक्शन कमीशन के, आर्टिकल 218, आर्टिकल 219, आर्टिकल 220, वो बहुत कैटेगोरिकल है। वो एक है इलेक्टोरल लिस्टें और दूसरी है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन है इलाकों के अंदर लोगों को मिक्स करना कि हल्का बंदियां की हल्के बनाए जाएं, लेकिन जो इलेक्टोरल लिस्टें हैं वो तो फ्रीज हो चुकी हैं, उसमें तो एडिशन सब्ट्रैक्शन की अब कानून के मुताबिक इजाजत ही नहीं है क्योंकि इलेक्शन में 90 से कम दिन रह गए हैं, तो वो तो बिल्कुल फ्रीज हो चुकी हैं। तो ये एक एब्सोल्यूट सिली पॉम्पस ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। पीपल्स पार्टी की एक कॉन्शियस जागी है जब उनको ये पता लगा है कि ज़ाहिर है सिंध असेंबली चली गई है। मैं समझता हूं कि उनको ये लगता था कि अब 90 दिन में इंतखाबात हो जाएंगे, अब नहीं हो रहे, तो जाहिर है उनकी कॉन्शियस जागी है। ये कॉन्शियस तब कहां पे थी जब केपी में और पंजाब असेंबली के इंतखाबात नहीं हो रहे थे, और ये मैंने आपको उसी वक्त प्रेडिक्ट किया था कि जिस दिन सिंध असेंबली डिसॉल्व हो गई उस दिन पीपल्स पार्टी बार बार कहेगी कि 90 दिन में ही इलेक्शन करवाने हैं, 90 दिन में ही इलेक्शन करवाने हैं, और आइन की स्कीम भी यही है। राइट नाउ पीपल्स पार्टी इज स्टैंडिंग एट द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। और मेरी मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो साहब से आज से 4 दिन पहले, और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली तमाम कौंसल जनरल्स कराची के वहां पे मौजूद थे, उन्होंने कैटेगोरिकली इस बात का बरमला इजहार किया कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। मैं समझता हूं उनकी पोजीशन बिल्कुल ठीक है, और 90 दिन से इलेक्शन एक दिन भी आगे नहीं जा सकता। अगर डिलिमिटेशन करनी है तो उससे पहले होगी, वरना उसके बाद होगी, लेकिन इलेक्शन 90 दिन में होगा। चूंकि आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 कहता है सदन ने 90 दिन के अंदर अंदर की डेट देनी है। आर्टिकल 105 कहता है कि गवर्नर ने 90 दिन से अंदर अंदर की डेट देनी है, और आर्टिकल 224 कहता है कि जहां नेचुरल डिसोल्यूशन है वहां पे 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने हैं। कोई गुंजाइश नहीं है सना, कोई गुंजाइश नहीं है। दिस इज अ मेयर फिकेड ओनली कि डिलिमिटेशंस के पीछे छुप के नून लीग इसको डिले करे, और डिले करने की वजह जो बज़ाहिर नजर आती है, वो डिले करने की वजह ये नजर आती है कि इस वक्त दे डू नॉट वांट टू गो इनटू इलेक्शंस इन पंजाब।
अच्छा मुस्तफ़ा, आपकी तरफ आते हैं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम है। मैं स्पेशली आप पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है आपका, तो मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। एक बयान मेरे सामने आज आया, थोड़ा सा उसकी तशरीह कीजिएगा कि साबिक वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने बिजली के बिलों में इजाफे पर रद्द देते हुए साबिक हुकूमत, ये निगरां हुकूमत से कहा है कि इसकी कीमतों में 15 से 20 रुपए तक की कमी करें। ये जब आप गवर्नमेंट में थे तो क्या कोई ऐसी स्कीम, कोई कुछ ऐसा सामने नहीं आया था कि जनाब केई वालों से भी पूछ लेते कि क्या हो रहा है? उस वक्त भी तो बिजली के बिल बढ़े थे, उस वक्त भी तो चीज़ें चल रही थी, कभी केई पे किसी ने कोई बात ही नहीं की है। क्यों ये सिलसिला होता है? अचानक से आप जब दूसरी गवर्नमेंट आती है तो आप लोग बात करना शुरू करते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में इम्तियाज शेख साहब ने अगर बिजली की कीमतों पे अपना कमेंट दिया है तो मेरे ख्याल में ठीक ही बात है। इस वक्त सर बात तो बिल्कुल ठीक है, बड़े पते की बात है, लेकिन अब आपका तो दौर रहा है ना सिंध में, तो पहले क्यों नहीं चीजें ये होती हैं, सही होती हैं? नहीं, पहले भी सीएम साहब ने और कैबिनेट ने अपने एतराज़ात वफाकी हुकूमत को दिए थे, और चाहे बिजली की कीमतों के हवाले से हो, चाहे बाकी सिंध के हुकूक के हवाले से हो, कराची के हुकूक के हवाले से हो, बिल्कुल हमने अपने एतराज़ात वज़ीर आज़म साहब के सामने रखे थे। अब उस पर अमल अगर कुछ हद तक नहीं हो पाया तो उसमें जवाबदेह आपकी जो वफाकी हुकूमत थी वो है। लेकिन बिल्कुल आज अगर महंगाई है, बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अपनी राय देने का हक तो पीपल्स पार्टी रखती है। और अवाम के साथ आपको मैंने यही कहा कि यही पार्टीज, ये पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे एमकेएम हो, चाहे पीटीआई हो, या जो भी पार्टीज आप जो बयान दे रहे हैं ना अभी मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब, ये चेयरमैन पीटीआई ये कहते हैं जी मैंने नहीं किया था, वो जो पहले मेरे पीछे थे वो करवा रहे थे। तो साइनिंग अथॉरिटी जो होता है उसी का अख्तियार होता है। 18वीं तरमीम के बाद सूबे में आप बदलाव ला सकते हैं, फैसले कर सकते थे। अभी भी आप ये कह रहे हैं कि मरकज की तरफ से चीजें नहीं होती और हम जो हैं वो बस बैठे हुए हैं, तो फिर हुकूमतें बनती क्यों हैं? नहीं, बिल्कुल सना, ऐसे तो हमने कभी भी अपने आप को बरीजुमा नहीं किया इस चीज से। हमने अपने एतराज़ात फेडरल गवर्नमेंट के सामने रखे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो एनर्जी एंड पावर के हवाले से, जो वफाक के हवाले हैं, थर कोल के हवाले से जो प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह जैसे ये शुरू होगा आप देखेंगे यही थर पूरे पाकिस्तान को इस बिजली के बहरान से निकालेगा। ठीक है। अच्छा, अब आखिरी मराइल पे जाती हूँ मैं। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, कराची को थोड़ा देख लीजिए, कराची को किस तरह से देख रहे हैं? मसाइल का अंबार बन गया है। तो खबरें भी सुन रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या और मजीद क्या क्या होने वाला है। किस तरह देखते हैं? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं क्योंकि मुझे पता है टाइम कम है, तो मैं सिर्फ एक प्रिडिक्शन करना चाहता हूं, और मेरा एक तज्जिया है, वो ये है कि कराची की सिचुएशन अभी बेहतर नहीं होने वाली। कराची की सिचुएशन में अभी आप थोड़ी सी और तंजली के लिए तैयार रहिए, चूंकि जो इवेंट्स हैं और सर्कमस्टांसेस हैं जो पिछले 2 या 3 महीने से नज़र आ रहे हैं वो तो बड़े ख़तरनाक हैं। और ये मैं एज एन एक्सपर्ट नहीं बल्कि एज एन आम शहरी कह रहा हूँ। यूनिवर्सिटी रोड जो है वो पिछले 1.5 साल से खंडर बना हुआ है। गुजर के दिखाए, कोई 2 घंटे लगाए बगैर उस रोड के ऊपर। जौहर के अंदर पता नहीं क्या एक किस तरह का एक ब्रिज बनाया है जो कहाँ खत्म होता है, कहाँ से एंड होता है, कहाँ शुरू होता है, किसी को कोई समझ नहीं आती क्या उसके पीछे लॉजिक है। जो नीचे अंडरपास बनाया है उसके अंदर ब्रिक्स लगा दिए हैं जो मैंने तो किसी सिविलाइज्ड दुनिया के मुल्क में नहीं देखी। एक अजीब ही इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अजीब ही हाल है। तो मैं तो आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, और मुझे बड़ा सीरियसली ये नजर आता है कि जब तक फेडरल हुकूमत, उसकी बड़ी एक जिम्मेदारी है, जब तक वो आकर और अपना किरदार प्ले नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ केएमसी के हाथ में नहीं है कि कराची को वो ट्रांसफॉर्म कर दें। और दूसरी बात इसके अंदर ये है कि जो लोग दिखाए जा रहे हैं आज भी वो ब्यूरोक्रेसी से केएमसी को चला रहे हैं। मेरा ख्याल है कि दुनिया के अंदर अब एक शिफ्ट आ गया है कि आप पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको जो है डेवलपमेंटल अथॉरिटीज में बिठाते हैं और मेट्रोपॉलिटन कमीशन में बिठाते हैं। और मेरा ख्याल है कि आपको भी इसी तरफ आना पड़ेगा। ये कोई वकील या कोई अकाउंटेंट या कोई ऑडिटर बैठ के केएमसी को नहीं चलाए, बल्कि उसका सिर्फ पॉलिसी गाइडलाइंस हो और असल में केएफसी को वो एक्सपर्ट्स चलाएं जो सिटी की मास्टर प्लानिंग से वाकिफ हों और जिनको उनकी डिटेल्स का पता हो।
बहुत शुक्रिया अली ताहिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलूच साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फ़कत बात यही है कि वो कहते हैं ना जनाब, बाज़ औक़ात हमें भी बोलते हुए प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा अजीब सा लगता है, लेकिन वाकई चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं, अब अल्लाह का सहारा है। अब ना सियासतदानों से आप कुछ तवक्का कर सकते हैं, ना यहाँ के जो इदारे हैं उनसे कुछ तवक्का कर सकते हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करे और मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की इस हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।